पंकज जी, ये नफरत है ना कि आप किसी के घर को आग अगर लगा दे रहे हैं तो ये साफ तौर पर नफरत है, और नफरत उस आदमी से कम उसकी नीतियों से ज्यादा है। और इसीलिए तो आप देखिए, नेपाल का ये आदमी अपनी सरजमी पर आगजनी कर रहा है, जो उसके हाथ में आ रहा है उसे उठाकर जला दे रहा है। ये स्थिति बहुत भयावह है, और नेपाल की स्थिति के बारे में इंटेलिजेंस को कानों कान खबर नहीं हुई, ये मानना थोड़ा अटपटा सा नहीं लगेगा? मतलब ये हलक के नीचे बात नहीं उतर रही है कि इंटेलिजेंस को वहां के ये पता ही नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर कुछ हो रहा है, या अचानक ये सब हो चला? जरूर पता होगा, लेकिन कई बार जो सत्ता होती है वो इतने आत्मविश्वास में होती है, सच्चाई से इतनी दूर होती है, जनता की नब्ज से इतनी दूर होती है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहती। अगर गुप्तचर विभाग ने किसी तरह की खबर दी भी होगी, और ऐसे एक नहीं कई मिसाल हमारे देश में भी है, जब गुप्तचर विभाग की खबरों पर सत्तासीन लोगों ने भरोसे नहीं किया, उनको लगता था कि नहीं ये खबरें ठीक नहीं है, और हम इतने लोकप्रिय हैं कि हाँ स्थिति को संभाल लेंगे। भारत के इतिहास में भी इस तरह की कई प्रसंग हैं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी देश में जब युवाओं का गुस्सा फूटता है तो दुर्भाग्य से वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के रूप में ही शक्ल लेता है। हमारे यहाँ भी आपातकाल के खिलाफ आंदोलन हुए, आपातकाल के पहले आंदोलन हुए, आपातकाल के बाद आंदोलन हुए। हाँ। तो होता क्या है, रेल की पटरियों पर, रेलों पर, बसों पर, इन्हीं सब चीजों पर, इमारतों पर, इन्हीं सब चीजों का नुकसान होता है। यही नेपाल में हो रहा है। लेकिन ये गुस्सा धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो क्यों जाता है? असली बात ये है, जड़ पर प्रहार करना जरूरी है। जैसा आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि किसी भी विचारधारा को मानने वाली सरकार हो, अगर वो सत्ता में आने के बाद जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती है, उनकी आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, तो उसको इस तरह के गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल उसका सही। निदान सिर्फ एक ही है कि जनोन्मुखी सरकारें चलाई जाएं और जनता की इच्छाओं का, आकांक्षाओं का पूरी तरह ध्यान रखा जाए। और दर्शकों को ये पंकज जी, और इसीलिए तो देखिए, जब किसान आंदोलन हुए तो किसानों की उसका ख्याल रखा गया। भाई, कई लोग ये कहते रहे कि किसानों के लिए लाए गए ये कानून उनके हक में है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए है। लेकिन जब किसानों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, तो सरकार ने वो 3 कानून जो हैं वो वापस लिए हैं। और डेमोक्रेसी यही तो कहती है कि जनता अगर चाहे तो और उसके लिए उसे लगे कि ये बेहतर है, तो चुनी गई सरकारों को वो फैसला लेना पड़ेगा, चाहे दबाव में आकर ले कि या फिर सूझबूझ से ले। लेकिन जो पंकज जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई भी विचारधारा हो, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भुगतना पड़ेगा आपको। नहीं, निश्चित तौर पर। और इसीलिए जब भारत के आसपास के हर देश में उथल पुथल है, हम दुनिया के सबसे कम महंगाई दर वाले देश हैं, ये हमारी सरकार ने नियंत्रित करके रखा हुआ है। हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज है, हम दुनिया में सबसे तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और मैं दोनों आंदोलनों की बात करूंगा, सिर्फ कृषि कानून वाले आंदोलन की नहीं। उस वक्त आप सोचिए, लाल किले पर लोग चढ़ गए, आईटीओ पर लग रहा था कि अब तो ट्रैक्टर को फाइटर बना दिया है, जाने क्या होगा। एक बड़े पत्रकार ने बड़े टीवी चैनल पर झूठ बोल दिया कि पुलिस की गोली से नौजवान किसान मर गया, जबकि वो खुद ट्रैक्टर की वजह से, अपनी वजह से उसकी जान चली गई थी। इस सब के बावजूद पुलिस के ऊपर हमला हुआ, फिर भी जिस तरह का उस वक्त की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने संयम दिखाया, वो कमाल की बात है। शाहीन बाग के समय जो किया गया, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, कई बार आलोचना होती है, मोदी शाह को तानाशाह कह दिया जाता है, लेकिन किसी भी आंदोलन को इस तरह से कुचलने, दबाने की कोशिश नहीं हुई। इस वजह से भी भारत में आप उस तरह की चीजें नहीं कर पाते। आनंद जी बोले, उसके बाद विवेक जी आ रही हूं मैं आपके पास। आनंद जी। रुबिका जी, देखिए, जो आज जेन जी पीढ़ी है, ये जो इंटरनेट देखकर बड़ी हुई है, फेसबुक इंस्टा चलाकर बड़ी हुई है, कल ये नागरिक बनेगी, परसों ये वरिष्ठ नागरिक बनेगी। उनके हाथों में अब नेपाल जाने वाला है, तो उनको सुनिश्चित करना होगा कि हमारा नेपाल कैसा बनेगा, हमारा नेपाल का विकास कैसा होगा। तो ये जो अभी इस समय फिलहाल वर्तमान में स्थिति वो कर रहे हैं, अब उनको तत्काल पहले बंद कर देनी चाहिए। और दूसरी, उससे भी बहुत पूर्ण बात, हमारे भारत देश की सरकार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे अगर कोई सैलानी, हमारे कोई टूरिस्ट अगर
इस समय नेपाल में फंसे हों, काठमांडू में खास करके, क्योंकि वहाँ पशुपतिनाथ भगवान का जो बहुत बड़ा मंदिर है, हजारों श्रद्धालु वहाँ महीने में और साल में जाते हैं, तो उनको भी वापस कैसे हम अच्छे से ला पाए, क्योंकि वो भी घबराए हुए होंगे। हमें नहीं पता कि क्या स्थिति, तो सरकार से बात कर पाएगी। वहाँ इस समय कोई सरकार ही नहीं है। जैसे एक समय बांग्लादेश में स्थिति थी कि कोई था ही नहीं वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे लोगों पर, आगजनी हो रही थी। तो कहीं हमारे देश के नागरिक जो भारतीय मूल के नागरिक हैं और वहाँ अगर फंसे हों तो उन्हें कैसे हम वापस सुरक्षित अपने देश लाएं, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। इस पर भी हमारे देश की सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वहाँ किसी प्रकार से उनकी क्षति न हो जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको उठाना चाहिए रूबिका जी। अच्छा, मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं कि वहाँ जो भारत की एम्बेसी है नेपाल में, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और वो ये आनंद जी बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई हिंदुस्तानी, कोई भारतीय अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है या उसे लग रहा है कि वो अनसेफ है, तो वो फ़ौरन उन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। वो नंबर्स मैं आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर फ्लैश भी करूँगी। इनफैक्ट यहाँ वो नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। थैंक यू, हर्षवर्धन जी के पास वो नंबर्स हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एडवाइजरी फॉर नेपाल व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हैं। मैं आपके सामने नंबर रख रही हूँ, +977 980-860-2881, +977 ये कोड है। उसके बाद नंबर 980-860 और 288 1 आखिर में। और दूसरा व्हाट्सएप कॉल नंबर दिया हुआ है, वही +977 981-032-6134। ये वो नंबर हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर जारी किए गए हैं। और ये कहा है कि किसी भी असिस्टेंस की आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि काठमांडू में स्थित है वो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर है। आपसे कुछ देर पहले रणधीर जायसवाल ने ये नंबर्स जो हैं वो जारी किए हुए हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आज जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि भैया आप चीन के लगातार संपर्क में थे, कौन? नेपाल की सरकार। बार बार वहां जाकर जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, आखिरकार क्या हुआ? क्या चीन आकर बचा पाया? स्थिति ऐसी हुई कि हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल है। जी, अब आप सुनिए मेरी बात। पहली चीज तो यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों ने ग्लोरीफाई किया किसान आंदोलन में सरकार की हैंडलिंग को, मैं उसकी निंदा करता हूँ। 800 से ज्यादा किसान आगे बढ़िए सर। 10 सेकंड बोलने दीजिए मुझे, थोड़ी निंदा भी सुनिए कभी कभार। 800 से ज्यादा किसान मरे हैं, सोते रहे प्राइम मिनिस्टर। और जब हाथ से बात निकल गई, एक भी किसान कहां मरा? पुलिस की गोली से मरा? कहां मरा? झूठ बोलते हैं, लगातार आप भड़काने का काम करते हैं लोगों को। मरे उस आंदोलन में, क्या बातें कर रहे हो? इतना झूठ क्यों बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव जी? ये जनता किसान आंदोलन हुआ, किसानों के साथ संघर्ष हुआ, बहुत सी मुश्किलें हुई, लेकिन जब आप कहते हैं 800 किसान मरे, क्यों आप ऐसे भड़काने का काम करते हैं झूठ बोलकर? कोई नहीं झूठ बोल रहा है। सरकारों को नक्सलाइट आपने वो सूची दी, भगवंत मान को दे दीजिए। चलिए केंद्र सरकार को भगवंत मान को दे दीजिए। बोला है कि आप उल्टा देखिए, गुस्से में ना आप सोचना भूल जाते हैं। आप आराम से बोलिए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी। विवेक जी, यू आर डियर फ्रेंड। वो सब मुझे यहाँ पर लिखे चले जा रहे हैं, क्यों आए विवेक जी, क्यों आए विवेक जी। मैं कह रही हूँ विवेक जी, नहीं सुनिए, आपके घर तो नहीं आए ना मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आपके घर नहीं आए ना, आपने नहीं आने दिया। ये डेमोक्रेसी है, खूबसूरती है इस डेमोक्रेसी की, कोई चिंता की बात नहीं है। पर आराम से मुस्कुराते हुए बात रख लीजिए ना। यू आर अ डियर फ्रेंड विवेक श्रीवास्तव। मेरा ये मानना है बड़ी क्लियरली, भारत सरकार ने किसान आंदोलन को मिसमैनेज किया। 800 किसान वहां मरे अलग अलग कंडीशंस के अंदर। सरदारों को खालिस्तानी बोला गया। जब नहीं हैंडल कर पाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज करके बिल को वापस लिया। उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, बट ही वाज टू लेट। ठीक है, इट वाज द राइट मूव बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हर बार जब हम लोग विपक्ष वाले आप लोगों से सवाल पूछते हैं सरकार से, तो हमें बोला जाता है आफ्टर ऑल मोदी इज विनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ऑल वो ड्यूली इलेक्टेड है, आफ्टर ऑल इलेक्शन ही सब कुछ होता है। आप लोग यही बोलते हैं ना, और हम लोगों को बहुत बार हमारी आवाज को दबाया भी जाता है। यहाँ देखिए, आप नेपाल में भी और श्रीलंका में भी, यहाँ भी सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी। इसलिए मेरी अपील है, कोई भी देश में कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार हो, आप इलेक्शन जीते हैं, जीतिए जरूर, लेकिन जन भावनाओं का आदर करना सीखिए।
जब हम Okay. कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है तो कृपा करके कम से कम सुनिए और रेस्पेक्टफुली सुनिए। ओके आप नहीं देते हैं सर, विथ रिस्पेक्ट आपको पूरा सुना एकदम। आपने कहा हमें बोलने नहीं दिया जाता, आवाज हमारी रोक दी जाती है, आप एकदम यही गला कह के इतना फाड़ बोलते स्थिति हैं। में बोल गए, इतना बढ़िया बोल गए आप, Thank you और so आपको much. बोलने भी Thank you दिया so गया much. है। तो मैं ये Thank you कह so रही हूँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और कोई माई का लाल इस लोकतंत्र के नुक्ते को भी छेड़ नहीं सकता है। कोई कितनी कोशिश कर ले, यहाँ की जनता हमेशा सूझबूझ दिखाई है और आगे भी दिखाएगी। चाहे अगल बगल के मुल्कों में ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसे जला दिया गया, लेकिन ये भारत है, विशाल देश है और विशाल लोकतंत्र है, इसका पूरा यकीन चाहे आप किसी विचारधारा के हो करेंगे। मैं ये इस बात की मैं जो है गारंटी ले सकती हूँ।